हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे सिलेबस में देखें अगर एससीएफ के, तो ये एक अच्छा टॉपिक दिया गया है प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में, और एक बड़ा टॉपिक भी है। और दूसरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अगर हम सीजीपीएससी प्री या मेंस की बात करें तो वहाँ भी ये मेंशन है। तो आइए आज बात करते हैं हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी पे, ये है क्या और हमें इसमें क्या क्या देखना है। तो आज हम सबसे पहले जो देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में, पहले तो आज जो हमारे चर्चा का विषय रहेगा वो है हिस्ट्री। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, कि कैसे भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम बढ़ाए और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। उसके बाद हम धीरे से फिर इसमें आगे बढ़ेंगे और हम उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फैक्टर को देखेंगे जो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि उसके जाने बिना हम चीज़ों को आगे समझ नहीं सकते हैं। जैसे कि हमको जानना है ऑर्बिट, कक्षा क्या है, हमारे यहाँ जो प्रक्षेपण यान यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल्स जो यूज़ हो रहे हैं वो क्या है, और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण सैटेलाइट्स जो चीज़ लॉन्च किए गए हैं उनके किन किन क्षेत्रों पे क्या क्या यूज़ हैं, और आने वाले टाइम पे जो टेक्नोलॉजी का विकास होने वाला है वो क्या है। क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे रिसेंट पैरामीटर से ही आते हैं, रिसेंट टॉपिक से ही आते हैं। तो उन सब चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए पेशेंस रखिएगा कि हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक टॉपिक के साथ डील करेंगे। तो आज उसी में हम पहला टॉपिक डील करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि अब स्पेस क्या है ना। कि हम बोलते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हमारा अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। एक तो ये सिंपल डेफिनेशन आप दे सकते हैं कि पृथ्वी का जहाँ वायुमंडल समाप्त होता है वहाँ से अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। कई जगह और परिभाषाएं भी हैं। हम बोलते हैं कि यदि हम किसी उपग्रह को या सैटेलाइट को जब हम प्रक्षेपित करते हैं तो जब वो पृथ्वी के वायुमंडल पे इस पोजीशन पे होता है कि वो पृथ्वी पे वापस नहीं गिरता है और किसी कक्ष के परितः घूमता रहता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम किसी उपग्रह को या सैटेलाइट को जब छोड़ते हैं तो वो एक ऊंचाई पर जाता है और वहाँ जाने के बाद वो पृथ्वी के चारों ओर किसी कक्ष में परिक्रमा करने लगता है। तो हम बोलते हैं कि वहाँ से स्पेस स्टार्ट हो गया। एक ऐसे ही परिकल्पना एक और संस्थान ने दी है जिसे हम जानते हैं फेडरेशन ऑफ एरोनॉटिक इंटरनेशनल, FAI। इनके अनुसार क्या है वो देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमको पता है कि जो पृथ्वी का सतह से आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हम उन सतहों को अलग अलग नाम से जानते हैं। जो पृथ्वी की सतह के सबसे करीब की सतह है, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल से जो सबसे करीब का वायुमंडल है, सरफेस हम बोलते हैं, उसको हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे उसके ऊपर जाएंगे आपको स्ट्रेटोस्फियर मिलेगा जहाँ आपको ओजोन परत मिलता है। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो हमको मिलता है मेसोस्फियर, फिर उसके ऊपर जाएंगे थर्मोस्फियर, और उसके ऊपर जाएंगे तो एक्सोस्फियर। जो लास्ट बाउंड्री होती है हमारी एक्सोस्फियर होती है, जिसको हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो देखिए, जब आप पृथ्वी की सतह से, ये अर्थ का सरफेस है, इस सरफेस से हम 62 माइल ऊपर यानी कि 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो एक रेखा मिलती है जिसको हम जानते हैं कार्मन लाइन। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर के ऊपर, और ये मेसोस्फियर के बीच में ही समझ ले कहीं मिलता है, यानी कि 62 माइल पर है ये। तो 62 माइल पृथ्वी की सतह से ऊपर यानी कि 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर हमको एक कार्बन लाइन मिलता है जिसको FAI ने अंतरिक्ष की स्टार्टिंग पॉइंट बताया है। तो उनके हिसाब से ही अंतरिक्ष स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया आपका, ये जो 62 माइल है वहाँ। तो एक ये डेफिनेशन हुआ आपका अंतरिक्ष का। अब इसके बाद जो हमें देखना है और समझना है वो है हमारे अंतरिक्ष प्रोग्राम को। एक चीज़ देखिए, हमारे यहाँ जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो विकास है आप देखेंगे कि 1942 में जब CSIR की गठन हुआ वहाँ से स्टार्ट हो गया। भटनागर साहब थे, CSIR की स्थापना में प्रमुख योगदान उनका है। उसके बाद फिर हमने नीचे आए, 1948 में एक परमाणु आयोग की स्थापना हुई। 1954 में एक विभाग का गठन हुआ जिसे हम परमाणु ऊर्जा विभाग कहते हैं। ये सब मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया हुआ है।
उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसी दशक में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया स्टेप लिया गया, जो कि आज के समय में हम देखें तो हमारा सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम है ये साइंस का। तो उसमें सबसे पहले 60 के दशक में एक नया इनिशिएटिव लिया गया, एक नया स्टेप लिया गया, जो था आपका स्पेस प्रोग्राम। और वो स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ से होती है। देखिए 1962 से 1962 में इन कॉस्पर की स्थापना हुई, ठीक है, किसके अंतर्गत? परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत। याद रखिएगा ये किसके अंतर्गत हुई है? परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इस इन कॉस्पर की स्थापना हुई है। इन कॉस्पर क्या है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस प्रोग्राम, ये हमारा इन कॉस्पर है जो 1962 में स्थापित हुआ। इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई और रामानाथन जी थे। यहाँ दो प्रमुख वैज्ञानिक के नाम आए हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई और रामानाथन। तो इन कॉस्पर की स्थापना में इनका प्रमुख योगदान था। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो 1963 में देखिए, ये रहा 1963 में हमने पहले साउंडिंग रॉकेट की पहली साउंडिंग रॉकेट हमने क्या किया? प्रक्षेपित किया, ठीक है, लॉन्च किया। और ये साउंड रॉकेट जो था वो यूएसए द्वारा निर्मित था, ये भी याद रखिए। 1963 में हमने पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम क्या था? नाइक अपाचे, और ये मेड बाय था यूएसए ने इसे बनाया था, ठीक है। ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? टल्स यानी कि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है। कहाँ है थुम्बा है आपका केरल में, ठीक है। वहाँ से हमने पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया और यहाँ से हमारा क्या हुआ? स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हो गई, श्री गणेश हो गया। अब 2-3 चीज़ हमको समझना है। पहला साउंडिंग रॉकेट क्या है, ठीक है, और ये हम यहाँ बात कर रहे हैं थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग। इक्वेटोरियल को भी समझना है। इक्वेटोरियल को क्यों समझना है? क्योंकि आप देखेंगे कि जितने भी स्पेस स्टेशंस हैं जहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है वो मोस्टली इक्वेटर के पास होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा इक्वेटर होता है ना, जो 0 डिग्री होता है, विषुवत रेखा होता है, वहाँ पर ग्रेविटी जो फोर्स होती है वो होती है 0। वहाँ ग्रेविटी फोर्स सबसे कम होती है, 0 होती है। और जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते हैं, पोलर की ओर, तो हमारा ग्रेविटी बढ़ने लगता है। और आपको ये चीज़ समझना होगा कि किसी भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है ग्रेविटी फोर्स। क्योंकि आपका ग्रेविटी फोर्स जितना ज़्यादा होगा, हमको रॉकेट को लॉन्च करने के लिए उतना ज़्यादा ईंधन की आवश्यकता होगी, उतना ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। और इक्वेटर में से हम जब लॉन्च करते हैं तो वहाँ हमको लगने वाली लागत कम लगती है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशन फोर्स कम होता है। इस कारण लॉन्चिंग से हमारा ईंधन की बचत होती है। एक रीज़न तो ये है कि हम इक्वेटर से लॉन्च करते हैं। दूसरा, जब भी हम कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं, कोई प्रक्षेपित करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो हमेशा हम उसको किस ओर लॉन्च करते हैं? पृथ्वी के पूर्व दिशा में, ठीक है। हम हमेशा उसको पूर्व दिशा में लॉन्च करते हैं। क्यों? देखिए, क्योंकि पृथ्वी जो होता है आपका, वो होता है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करता है। ये हमारा अर्थ है जिसकी मूवमेंट आप देखोगे तो कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट। जब कोई पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है तो हमको उसके ईस्ट में अगर हम सैटेलाइट छोड़ते हैं तो लगने वाला ईंधन कम होगा, क्योंकि वो पृथ्वी की गति के साथ ही गति कर रहा है। तो वहाँ उसको अपोजिट फोर्स ना मिल के क्या होगा? उसका रिलेटिव फोर्स मिल जाएगा उसको, मतलब उसको वहाँ लगने वाला बल कम हो जाएगा, इसलिए वो आसानी से घूमेगा। लेकिन अगर हम इसी को पश्चिम दिशा की ओर छोड़ते हैं तो वहाँ उसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो पृथ्वी के रोटेशन के विपरीत दिशा में प्रक्षेपित किया गया है। एक ये पॉइंट। अब समझिए साउंडिंग रॉकेट क्या है। देखिए, साउंडिंग रॉकेट जो कि होता है आपका, वो साउंड शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जांच पड़ताल। साउंडिंग रॉकेट का अर्थ होता है, साउंड शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जांच पड़ताल। एक चीज़ और समझिए, जो साउंड रॉकेट होता है वो 1 चरण या 2 चरण वाला, उसमें ठोस प्रोपेलेंट होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें
1 एंड 2 चरण वाला ठोस प्रोपोलेंट होता है। ठीक है, प्रोपोलेंट प्रणोदक है ना, ये होता है इसका ईंधन। इसमें 1 या 2 चरण वाला ईंधन भरा होता है जो कि ठोस होता है। अब आप देखेंगे जो साउंडिंग रॉकेट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा है, जांच पड़ताल के लिए आता है। हमको इसके नाम से ऐसा लगता है कि यार ये क्या चीज़ है करके, लेकिन अब जब हम जान इसका अर्थ जो होता है, ये जो साउंडिंग रॉकेट है क्या काम आता है ये समझिए। साउंडिंग रॉकेट जो होता है वो वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है उसकी जांच पड़ताल करता है। ठीक है, एज वेल एज ये मेट्रोलॉजिकल काम के लिए आता है, मौसम संबंधी जानकारी हमें जुटा कर देता है। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतह पर क्या चल रहा है वहाँ का जो होता है जांच पड़ताल करने का काम, उसके बारे में जानकारी देने का काम ये साउंडिंग रॉकेट करता है। ये एक छोटी सी बात याद रखिए। अब देखिए हमारे यहाँ जो है सबसे पहला रॉकेट तो आपने देखा अटल से 1963 में लॉन्च हो गया। ठीक, इसी तरह हमने बहुत से साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए हैं जिसको हम रोहिणी सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, रोहिणी सीरीज के नाम से हमने बहुत से साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए हैं, जैसे कि RH-75, RH-100, RH-125, RH-200। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत से साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए हैं। और आपको जान के एक अच्छी जानकारी ये जानी खुशी होगी कि भारत ने 2015 में इस टल से, ठीक है, थुम्बा इक्वेटोरियल से लगातार 100 सक्सेसफुल साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए हैं। 2015 लगातार 100 ठीक है, तो हमने लगातार यहाँ से 2015 में हमने इस अचीवमेंट जो हासिल किया कि टल्स से या थुम्बा से लगातार हमने 100 साउंडिंग रॉकेट यहाँ से लॉन्च करने में सक्सेसफुल हुए। और जो 100वां था हमारा वो था आपका RH-200। तो कंजिक्यूटिव हमने 100 साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कर दिए और 100वां जो था हमारा वो था RH-200। इसके बाद और भी लॉन्च किए हैं, RH-300 MK है, RH-560 MK है, इस तरह से और भी हैं। तो ये रहा आपकी बात साउंडिंग रॉकेट की। अब इसके बाद देखिए 1965 में ही हमने थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की। 1965 में थुम्बा में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना। अब आइए 1969 में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, 1969 में इनकॉस्पर की जो है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस प्रोग्राम जो हमने बनाया था उसको पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठन के पश्चात जो बना वो है आपका इसरो। ठीक है, 1969 में हमने इनकॉस्पर को पुनर्गठित कर दिया और उसके बाद हमने एक प्रोग्राम बनाया जो कि इसरो के नाम से जाना जाता है। ये रहा, स्पष्टता लिखा हुआ है पुनर्गठन। और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसरो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका जो मोटो है, ठीक, इसका जो मोटो है, उद्देश्य क्या है इसका, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये इसका मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है कि हमको मानव जाति की सेवा करना है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से। ये इसरो का मोटो वाक्य है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी याद रखिए, हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। ठीक, अब देखिए हमारे यहाँ जो प्रौद्योगिकी है, स्पेस टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम करने का मेन मकसद ही ये था कि उसका उपयोग मानव जाति के कल्याण के लिए हो सके। मानव जाति का कल्याण से क्या तात्पर्य है कि हम उन सैटेलाइट्स को ईजाद करें, उनका प्रक्षेपण करें
जो मानव की सुविधा के लिए हो। जैसे कि हम लॉन्च करते हैं इंडियन रिमोट सैटेलाइट और हम बात करते हैं इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट की। ये कैसे उपग्रह हैं, ये कैसे सैटेलाइट्स हैं। ये सैटेलाइट्स जो हैं हमारे दैनिक उपयोगी सैटेलाइट्स हैं, क्योंकि कुछ सैटेलाइट्स अगर हम बोलते हैं इनसैट की बात कर रहे हैं तो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मौसम संबंधी सैटेलाइट है। ठीक है, अगर मैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, ये जो है आपका बोल सकते हैं कि ये एक हमें क्या बोलते हैं, हमारे प्राकृतिक संसाधनों की ये हमें क्या करता है, रिकॉर्ड्स मुहैया कराता है। ठीक है, हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जल है, जंगल है, ज़मीन है, समुद्र है, खनिज संपदा है, मिट्टी की गुणवत्ता है, इत्यादि जितनी भी जानकारियाँ हैं उन सब का जो रिकॉर्ड हमको मिलता है वो इंडियन रिमोट सैटेलाइट के माध्यम से मिलता है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे IRS और इनसैट पे वो क्या है। अभी आप सिर्फ मोटे मोटे इतना याद रखिए कि इंडियन रिमोट सैटेलाइट जो है एक इमेजिंग सैटेलाइट है। ये क्या करता है, जब पृथ्वी की सतह से ऊपर से जाता है तो ये विभिन्न क्षेत्रों का, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का, जिसके अंतर्गत आपका जल, जंगल, ज़मीन, प्रकृति, जितने भी हमारे खनिज संपदा है, ठीक है, उन सब का क्या करता है, फ़ोटोग्राफ लेता है और हमें आंकड़ा प्रोवाइड करता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिमोट सैटेलाइट की। इनसैट क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, याद रखिए इनसैट को अभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और जितने भी मौसम संबंधी सैटेलाइट हैं वो भी आ जाएंगे। तो अभी सिर्फ आप इतना ही याद रखिए, क्योंकि आगे हमको इसको चर्चा करना है। मैं इसलिए यहाँ बोल रहा हूँ IRS, क्योंकि ये बार बार नाम आएगा, घबराइएगा नहीं। चलिए, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। इसके बाद देखिए 1972 में क्या हुआ, अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ। ठीक, 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन हुआ। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन हो गया 1972 में, और इसरो को इसके अंतर्गत लाया गया। अब जो इसरो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत है। ठीक, साथ ही बेंगलोर में इसरो उपग्रह केंद्र की भी स्थापना हुई, और अहमदाबाद में सेक की स्थापना हुई, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना हुई। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर क्या है, ठीक है, इसरो उपग्रह केंद्र क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन क्या है, मास्टर कंट्रोल यूनिट क्या है, सेंटर क्या है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, हम सब पे चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जैसे जैसे हिस्ट्री को आगे चलते जाते हैं उसके बाद हम आएंगे। तो अब देखिए 1972 में जो हम अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष आयोग विभाग का गठन हुआ। अगर आप इसमें देखें, इसका पद सोपान को देखते हैं कि ये कौन सा किस क्रम में है, तो आप देखेंगे कि जो अंतरिक्ष विभाग है ठीक है, तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है आपका अंतरिक्ष विभाग, और अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है आपका इसरो। ये याद रखिए, प्रधानमंत्री के अंतर्गत आ रहा है आपका अंतरिक्ष विभाग, जहाँ पास आपका कौन सा है, स्पेस कमेटी भी है। ठीक है, इसी के साथ अंतरिक्ष विभाग के साथ इसरो को तो लाया ही गया, साथ में स्पेस कमेटी भी गठित की गई। ये स्पेस कमेटी भी है अंदर, PM के अंतर्गत है, अंतरिक्ष विभाग भी है, और अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कौन है आपका इसरो। तो जो अंतरिक्ष विभाग का सेक्रेटरी है और एक्स ऑफिसो एंड चेयरमैन, ठीक है, सेक्रेटरी एंड एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ, चेयरमैन जो होगा वो कौन होगा आपका, अभी कौन है, के शिवान है। ठीक है, ये क्या होंगे, जो के शिवान जी हैं समझ लीजिए वो चेयरमैन हैं आपके इसरो के, साथ ही वो किसके, अंतरिक्ष विभाग के सेक्रेटरी भी हैं। तो अंतरिक्ष विभाग के सेक्रेटरी और चेयरमैन ऑफ इसरो सेम है। इसके बाद देखिए अंतरिक्ष विभाग का क्या काम है, अंतरिक्ष विभाग क्या करेगा, इसरो के लिए प्रोग्राम बनाएगा। ठीक है, प्रिपेयर स्पेस प्रोग्राम। तो अंतरिक्ष विभाग क्या करता है, स्पेस प्रोग्राम बनाता है, और इसरो क्या करेगा, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक, तो अंतरिक्ष विभाग क्या कर रहा है आपका, प्रोग्राम बनाएगा, और इसरो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो हम देखेंगे धीरे से बाद में इसके आगे। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया कि क्या चल रहा है। अब इसके आगे का हम देखते हैं कि 1972 के बाद हमारा किस तरह से विकास हुआ।
तो 1972 तक तो हमारी बात होगी। अब इसके आगे हम देखते हैं 1975 में। देखिए 1972 में हमने अंतरिक्ष विभाग गठन कर लिया। अब 1975 से हमारा क्या हुआ, अब सैटेलाइट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, जिसके तहत 1975 में हमने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया जो था आर्यभट्ट। यह कैसा सैटेलाइट था, सब प्रायोगिक सैटेलाइट है, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है। शुरुआत में हम जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे वो सब प्रायोगिक होंगे, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। किसकी मदद से किया हमने, यूएसएसआर की मदद से हमने इसको लॉन्च किया। यूएसएसआर की मदद से हमने लॉन्च किया, यूएसएसआर का ही लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ किया। ठीक है, तो सबसे पहला सैटेलाइट जो था भारत का वो था आर्यभट्ट। यह प्रायोगिक सैटेलाइट था और ये कितना महीना काम किया, 6 महीना, 6 मंथ। ठीक है, यह 6 मंथ तक काम किया। इसके बाद अगर देखेंगे तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो है सैटेलाइट के जो है क्रमिक विकास चालू हो गया। 1977 से 79 में एक स्टेप प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम क्या था, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, सैटेलाइट के विकास को बढ़ाने के लिए ही सैटेलाइट के किस तरह से हम सैटेलाइट में और क्या क्या गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, कैसे सैटेलाइट ईजाद करें, उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, स्टेप सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट, जो कि इसरो और डाक विभाग की संयुक्त परियोजना थी। किसकी, इसरो और डाक विभाग की संयुक्त परियोजना थी। फिर 1979 में हमने भास्कर 1 करके रिमोट सैटेलाइट लॉन्च किया, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक है, भास्कर 1 1979 में हमने लॉन्च किया। यह कैसा था, स्वदेश निर्मित। यह जो सैटेलाइट था स्वदेशी था, भारत ने बनाया था, लेकिन इसको लॉन्च हम कहाँ से कर रहे थे, बाहर से कर रहे थे। ठीक है, पर इसका हमने लॉन्च कहाँ से किया, बाहर से किया, क्योंकि शुरुआत में जितने भी सैटेलाइट हैं मैक्सिमम सैटेलाइट हम जो है वो बाहर से ही लॉन्च करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी लॉन्चिंग व्हीकल नहीं डेवलप हुआ था। 1979 में हमने अपना पहला लॉन्चिंग व्हीकल बनाया जिसे हम जानते हैं SLV-3 के नाम से। ठीक, तो 1979 में हमने ईजाद किया अपना पहला लॉन्चिंग व्हीकल जिसका नाम था SLV-3। SLV-3 क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये हमारा पहला लॉन्चिंग व्हीकल था, लेकिन इसकी भी अपनी सर्टेन लिमिट है। हम आगे सब देखेंगे कि SLV क्या है, ASLV क्या है, PSLV क्या है और GSLV क्या है। हम इस सब पे विस्तृत चर्चा करेंगे, पर यहाँ मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि SLV जो है केवल लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ही आपके सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता था। अब ये सब अब सवाल ये आ रहा होगा कि लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है, तो ये भी हम देखेंगे। इसके जस्ट बाद ही हम पहले ऑर्बिट पढ़ेंगे, उसके बाद हम सैटेलाइट पे जाएंगे। तो अभी ये बस आप ये समझिए कि इसकी लिमिटेशन थी, ये केवल जो हमने शुरुआत में जो बनाया था वो केवल 40 kg तक का वेट ही ले जा सकता था, और हमको जो सैटेलाइट लॉन्च करना था उसके लिए अभी ये क्या था, ये उतना वो नहीं था। तो इसके कारण अब जो हम इसके एक्सपेरिमेंट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अपने लॉन्चिंग व्हीकल की एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये कितना कारगर है। इसी के प्रयास में SLV से हमने शुरुआत में 4 सैटेलाइट लॉन्च किए, इसके 4 प्रयोग किए, और 4 में जो था इसके 2 प्रयोग जो है सफल हुए, जिसमें से पहला अगर देखा जाए 1980 में SLV-3 जो है RS-1 वो सक्सेसफुल हुआ। यह उसकी दूसरी उड़ान थी। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ यह उसकी सेकंड उड़ान थी, और उसकी पहली उड़ान जो थी ये रहा SLV-3-1 की पहली उड़ान जो थी वो RTS से थी। ठीक, RS क्या है, तो RS जो है आपका रोहिणी सैटेलाइट है। हमने SLV से जो प्रायोगिक तौर पर एक्सपेरिमेंटल तौर पर जो हमने सैटेलाइट लॉन्च की उसको हम रोहिणी के नाम से जानते हैं। याद रखिए RS-1 मतलब रोहिणी सैटेलाइट 1। तो हमें जो सफलता मिली SLV-3 से वो रोहिणी सैटेलाइट 1 में मिली। ठीक है, 1980 में। कब सफलता मिली, 1980 में। ठीक, और इसी के साथ भारत जो हुआ अंतरिक्ष कार्यक्रम में 6ठा राष्ट्र बन गया। अब जो भारत हो गया वो विश्व में ऐसा 6ठा राष्ट्र बन गया जिसने खुद का लॉन्चिंग व्हीकल तैयार कर लिया था। लेकिन अभी हमारी समस्या, अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, अभी तो हमें बहुत आगे जाना है। तो 1981 में हमने पहला अपना संचार उपग्रह लॉन्च किया एप्पल, जिसका नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये सब कैसा है, प्रायोगिक उपग्रह है, इनका हम सिर्फ प्रयोग के तौर पर इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। तो एप्पल था भारत का पहला संचार उपग्रह, अगर बोला जाए तो एप्पल है। फिर 1983 में INSAT-1B का सफल प्रक्षेपण किया गया फ्लोरिडा से। ये हमारा व्यावसायिक दूरसंचार उपग्रह था।
इसी के पहले जस्ट पहले 1982 में इनसेट 1A भी लॉन्च किया गया था, लेकिन वो पार्शियली सक्सेसफुल था। वो हमारा पहला व्यावसायिक संचार उपग्रह था। उसके बाद जो आया 1983 में इनसेट 1B, जिसको हमने फ्लोरिडा से लॉन्च किया, ये हमारा व्यावसायिक दूरसंचार उपग्रह है। इसके बाद देखिए अब जो हमारा क्रम जो होगा, अब यहाँ पर हमने बहुत से सैटेलाइट लॉन्च किए और उसमें हमने जो भी लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ किया मोस्टली जो था हमने दूसरे देश के लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया। तो हमारे पास अभी तक जो निर्मित था वो था SLV, जो कि 1979 में आया। इसके बाद इसका एक एडवांस वर्जन आया 1989 में, जिसको हम जानते हैं ASLV। ठीक है, इसके बाद आया एक ASLV जो होता है आपका ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये उसका एक एडवांस वर्जन था। इसकी जो ये जैसे कि SLV की बात करते हैं, ये 4 चरण वाला इसमें ठोस ईंधन होता था। ASLV में 5 चरण वाला ठोस ईंधन है। वो 40 kg तक वेट ले जा सकता था, ये 150 kg तक ले जा सकता था। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वर्क ये तो लोअर अर्थ ऑर्बिट के लिए ही करता है। तो अभी भी हमारे जो है लिमिटेशन जो है, जो हमारे जो हाथ है वो बंधे हुए हैं, बहुत लिमिट है। पर इसी के बाद जो हम विकास करने वाले हैं 1992 में आया, जो कि हमारा क्रांतिकारी समझ सकते हैं लॉन्चिंग व्हीकल है, वो है आपका PSLV। क्रांतिकारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद भारत ने जो प्रगति की है स्पेस टेक्नोलॉजी में वो अतुलनीय है। क्योंकि PSLV का विकास स्वदेशी निर्मित तकनीक है और बहुत ही कारगर तकनीक है, अचूक तकनीक है, जिसने खुद के सैटेलाइट तो लॉन्च किए ही, विदेशों के भी सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो उसी क्रम में 1993 में आया आपका PSLV, जिसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पहली फ़्लाइट इसकी फ्लॉप हो गई 1993 में जो हमने लॉन्च किया था, लेकिन दूसरी फ़्लाइट जो थी 1994 में वह सक्सेसफुल हुई। ठीक, और यहाँ से जो हमारा हुआ क्रांति चालू हो गया स्पेस प्रोग्राम में। तो PSLV जो होगा, आप देखिए पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हम बोल रहे हैं, तो हमको बोलते हैं कि पोलर मतलब ये पोलर पे ही सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। लेकिन PSLV जो है ना, अपने इसके भी कई वर्जन हैं, 3 वर्जन हैं इसके भी, और इसने अपनी क्षमता को बहुत दिखाया है, क्योंकि इसी सैटेलाइट की मदद से हम चंद्रयान 1 और मंगलयान को भेजने में सक्सेसफुल हो गए। जबकि हमको पता है कि ऐसे मिशंस के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए GSLV, क्योंकि भारी प्रक्षेपण, हमको अगर भारी सैटेलाइट लॉन्च करना है तो हमको उसको GSLV के लिए आ सकता है। और हमको क्या है, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे नहीं करना है, हमको तो हाई अर्थ ऑर्बिट से करना है उसको। तो इसलिए क्या ज़रूरी था, हमको GSLV की ज़रूरत है। लेकिन हमने PSLV की तकनीक को इतना अच्छा उन्नत किया है कि उसके थ्रू हमने चंद्रयान 1 और मंगलयान 1 सक्सेसफुल पा लिया। उसी क्रमिक विकास में आप देखेंगे कि 1992 में एक अंतरिक्ष कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। ठीक, अभी मैं इसको ऐसे ही बता रहा हूँ, इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल से हम इन सबको भी देखेंगे कि ये क्या है। अभी ये सुन लीजिए कि 1992 में एक अंतरिक्ष कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, और ये अंतरिक्ष कॉरपोरेशन का क्या कार्य था। इस अंतरिक्ष कार्यक्रम का कार्य था कि ये जो था, एक तो पहले ये जो हमारा स्पेस आयोग है, अंतरिक्ष आयोग है, उसके अंतर्गत आता है। दूसरा इसका काम था कि ये विदेशी जो हमारे डीलिंग होती है विदेशी कंपनियों के साथ, कि हमको उनके देश का सैटेलाइट लॉन्च करना है, ये सब अंतरिक्ष के माध्यम से होता है। ठीक है, अभी बस इतना ही याद रखिएगा कि अंतरिक्ष के माध्यम से हम लोग विदेशी अंतरिक्ष जो होता है हमारे डील करता है ये विदेशियों के साथ, विदेशी देशों के साथ डील करता है अंतरिक्ष को, सैटेलाइट को लॉन्च करने में। उसके बाद अगर देखे जाए तो क्रमिक विकास के दौर पे 1999 से हमारा क्या हुआ, जो PSLV की तकनीक में हम उन्नत हो गए थे, तो हमने विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करना चालू कर दिया। 1999 में, ठीक, एक याद रख लीजिए 1992 अंतरिक्ष, ठीक है, इंग्लिश में भी अंतरिक्ष ही है। और 1999 में PSLV, अच्छा ये रहा, 1999 में PSLV द्वारा हम लोग विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ना चालू कर दिए। तो 1999 में हमारा एक काम हो गया। फिर 2001 में GSLV का विकास हुआ और हमने पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया वो था GSAT-1। तो 2001 में हमने GSAT-1 बना लिया, जिसे GSLV तैयार कर लिया, और GSLV के माध्यम से हमने पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया वो था GSAT-1, जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और उसके थ्रू से हमने जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट को लॉन्च किया।
वनकुम।